जिस बिल से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता, उसे रोकने वाले कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को बचाया। अब सरकार सही है या विपक्ष सही है, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बात पर। महिला आरक्षण 2023 में लागू हुआ था, पास हुआ था, फिर भी लागू नहीं हो पाया। सन 2023 में नारी शक्ति वंदन एक्ट सर्वसम्मति के साथ पास हुआ, लेकिन उस समय एक शर्त रखी गई थी। शर्त क्या थी कि पहले डेलिमिनेशन होगा, तब महिला आरक्षण लागू होगा, क्योंकि सरकार का मानना था कि बिना डेलिमिनेशन के फेयर रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा। अब ये डेलिमिनेशन क्या होता है? तो हमारे संविधान में एक चीज लिखी हुई है कि हर एक व्यक्ति को बराबर का राइट है। अब हमारे देश में इस वक्त 543 लोकसभा सीटें हैं, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को बराबर राइट का मतलब कि जो भी एरिया से एक एमपी सेलेक्ट होगा, उस एरिया की पॉपुलेशन, मतलब हर एक एरिया की पॉपुलेशन जहां से एक एमपी सेलेक्ट होगा, वो लगभग बराबर होगी, लगभग बराबर होनी भी चाहिए तभी। अब कोई एरिया ऐसा है जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, वहां से एक एमपी, और कोई एरिया ऐसा है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, वहां से भी एक एमपी, तो ये फेयर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक दिया कि साहब हर बार हम डेलिमिनेशन कराएंगे और पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा सीटों को बांटा जाएगा, उतनी ही लगभग पॉपुलेशन पर एक एमपी होना चाहिए। अब हुआ क्या, जैसे यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, यूपी और बिहार की, तो यहाँ की लोकसभा सीटें भी ज्यादा हो गई। और जो दूसरे राज्य हैं जैसे कि केरला हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं इनकी पॉपुलेशन कम है, तो इनकी लोकसभा सीटें भी कम होंगी। अब 1952 में पहली बार डेलिमिनेशन हुआ, 1951 की जनगणना के आधार पर। तब एक ये रूटीन काम बन गया कि साहब हर बार जनगणना होगी और उसी जनगणना के आधार पर ही डेलिमिनेशन होगा। सन 1973 में जब डेलिमिनेशन हुआ तो 1971 की सेंसस के आधार पर हुआ। उस वक्त लोकसभा में 543 सीटें थी, सन 1973 की बात बता रहा हूँ, 73। उस समय नॉर्थन स्टेट जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की पॉपुलेशन जो थी ये ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जो और स्टेट थी जैसे साउथर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ कम रही। कम होने का जो रीजन था वो ये था कि साहब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को ज़्यादा प्रमोट किया और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए और बच्चों को एक तरह से पॉपुलेशन को रोका उन्होंने। बट ये जो नॉर्थर्न स्टेट थी ये उस फैमिली प्लानिंग को अच्छे से नहीं कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब पॉपुलेशन साउथर्न स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो जब कम रही तो उनकी लोकसभा सीटें भी कम होने लग गई, और जो नॉर्थर्न स्टेट थी वो फैमिली प्लानिंग कर नहीं रहे थे, ना वो उसको प्रमोट कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनकी जो पॉपुलेशन है बढ़ रही थी और उनकी लोकसभा सीटें भी बढ़ती जा रही थी। तो सन 1976 में इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और उन्होंने बोला कि डेलिमिनेशन को हम यहाँ फ्रीज कर देते। तो उन्होंने सन 76 में 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें उन्होंने डेलिमिनेशन को फ्रीज किया और 1971 की सेंसस के आधार पर ही लोकसभा सीटें फ्रीज कर दी गई, यानी कि सन 1976 में 543 जो लोकसभा सीटें थी वो 1976 में फ्रीज हो गई कि इससे बढ़ना नहीं है, मतलब 543 ही सीटें रहेंगी। बट ये जो फ्रीज किया गया ये सन 2000 तक के लिए था। सन 2001 में उस फ्रीज को फिर से बढ़ा दिया गया और वो जो फ्रीज था वो 2026 तक रहा। अब 2026 में क्या था कि या तो इस फ्रीज को फिर से बढ़ा दो, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ और
इस फ्रीज को, मतलब इस चीज को हटा दो और दोबारा से डेलिमिनेशन करवाइए। अब 2026 में ये लीगल फ्रीज एक्सपायर हो रहा है। आप समझिए इस बात को, 2026 में ये लीगल फ्रीज एक्सपायर हो रहा है, यानी 50 से ज्यादा सालों में पहली बार इंटर स्टेट सीट एलोकेशन बदल सकती हैं। अब मोदी सरकार अप्रैल 26 में 3 बिल लेकर आई। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल, लोकसभा की मैक्सिमम सीट 543 से बढ़कर 850 हो जानी चाहिए। दूसरा, डेलिमिनेशन बिल 2026, यह तय करता है कि डेलिमिनेशन 2011 की सेंसस के आधार पर होगा। और तीसरा, यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल, यूटीज में भी बदलाव होगा। अब क्या हुआ साहब, अब साउथर्न इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि उनकी पॉपुलेशन कम है, अब उनकी सीटें भी कम हो जाएंगी परसेंटेज वाइज। और जो नॉर्थर्न स्टेट हैं, नॉर्थर्न स्टेट्स की क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन पॉपुलेशन के आधार पर उनको सीटें भी ज़्यादा मिल जाएंगी। आप इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि माना एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, 6 बच्चे उत्तर भारत के हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा हैं। अब 4 बच्चे जो हैं वो साउथर्न स्टेट के हैं जो मेहनती हैं और अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं, लेकिन अब रूल ये है कि क्लास मॉनिटर वही बनेगा जिसके ग्रुप में ज़्यादा बच्चे हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बच्चे वाले ग्रुप का व्यक्ति कभी मॉनिटर बन ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले। अब यही साउथ इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेलिमिनेशन में साउथर्न स्टेट ने 1970 से ही पॉपुलेशन कंट्रोल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया साउथर्न स्टेट्स ने। अब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वो फैमिली प्लानिंग को गंभीरता से ले लिया, लेकिन अब यही जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर जब सीटें तय होंगी तो जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा और फायदा उन्हें होगा जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट ही नहीं किया। अब डीएमके और दक्षिणी दलों का क्या अनुमान है कि 2011 की सेंसस के आधार पर डेलिमिनेशन से दक्षिणी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन 24% से घटकर 20% रह जाएगा साहब। वो कह रहे हैं कि हमारा जो सीटों में जो हमारा था वो 24% हमारा इसमें रहता था भाग, अब वो 24% की जगह 20% रह जाएगा। अब सरकार का कहना है, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने कहा था कि इससे साउथ इंडिया की सीट्स घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी। उनके अनुसार तमिलनाडु के सीट बढ़ेंगे, कर्नाटक के 28 से 42 हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के 25 से 38 हो जाएंगे और तेलंगाना के 17 से 26, केरला के 20 से 30। बिल्कुल सही बात है साहब, हो जाएंगे। कुल मिलाकर साउथ के एमपी 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने कही। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सीट भले ही बढ़ जाएंगी बट परसेंटेज वाइज अगर देखें तो उनका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। तो सीट की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन टोटल 850 में उनका जो परसेंटेज है वो घट जाएगा। अब इसका महिला आरक्षण से क्या कनेक्शन हुआ, क्योंकि 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में यह कंडीशन रखी गई थी कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब डेलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर सेंसस 2027 में होती है तो उसके बाद डेलिमिनेशन होती है तो 2029 के इलेक्शन से पहले यह पूरा नहीं हो पाएगा। अब मतलब क्या होगा कि महिला आरक्षण 2029 में भी लागू नहीं होगा। इसलिए अपोजिशन ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को डेलिमिनेशन से जोड़कर उसे इनडेफिनेटली टाल रही है। मतलब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि अगर साहब आप इसे डेलिमिनेशन से रोकोगे तो डेलिमिनेशन का तो कोई भरोसा ही नहीं है कि अगर मान लीजिए कि 2026 में भी नहीं हो पाया और फिर से आगे बढ़ गया तो फिर तो महिला आरक्षण बिल भी आगे बढ़ जाएगा। अब ये पिछली बार 50 साल हो गए इसको फ्रीज किए हुए और क्या पता फिर से आगे फ्रीज हो जाए। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं साहब हम इसको डेलिमिनेशन कराएंगे और इस बार हमें करना है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि इसको डेलिमिनेशन से मत जोड़िए, इसको अलग से रखिए। लेकिन सरकार का वैलिड पॉइंट ये है कि बिना डेलिमिनेशन के आरक्षण सही नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि अगर सरकार के विपक्ष के हिसाब से अगर चलें तो हमारे पास 543 सीटें हैं और जिसमें 33% आरक्षण अगर देना है तो 543 का 33% हमें महिलाओं के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट क्या कह रही है
गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं साहब हम डेलिमिनेशन के हिसाब से करेंगे, यानी कि 850 में हम करेंगे महिलाओं को आरक्षित। अब दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आज की स्थिति में क्या है कि अप्रैल 2026 में 131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ने लोकसभा में 298 वोट हासिल किए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जरूरी थी 2/3 मेजोरिटी, जो नहीं मिल पाई और ये गिर गया। राहुल गांधी ने इसे विपक्ष की जीत बताया। अब असली सवाल कौन सही है? दोनों के पास वैलिड पॉइंट है। डेलिमिनेशन का लॉजिक सही है, पॉपुलेशन बदली है 1971 की सेंसस के हिसाब से, कब तक चलेंगे हम लोग। और दूसरा, साउथ का दर्द भी सही है कि साहब हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, हम तो एक अच्छे व्यक्ति की तरह हमने अपने लोगों को समझाया और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, लेकिन अब उसी चीज़ की उन्हें सजा मिल रही है कि उनकी सीटों की वेटेज गिर जाएगी। अब सीट बढ़ाने का आइडिया समझदारी, किसी की सीट घटेंगी नहीं, किसी की सीटें तो नहीं घटेंगी, सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन प्रोपोर्शनल पावर घट जाएगी। और यही असली पॉलिटिक्स है। 50 साल से अटका हिसाब है, आखिर कब सुलझेगा? आपको क्या लगता है? साउथ इंडिया के साथ सही हो रहा है? सही या गलत कमेंट में हमें बताइए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए।